वो पढ़ा दिया हुआ है मैंने आपको फिजिकल क्लास के अंदर। स्लेटर्स रूल्स वो वाले हैं जो आपको न्यूमेरिकल करवाए थे, 0.35, 0.85 और 1 जो है वो 3 फैक्टर जो लगते थे एस और पी के लिए, और डी के लिए 0.835 और 1 डायरेक्ट लगते थे। जी सर, ये हो गया हुआ है। अच्छा भी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको ये बता दूं कि पहले जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है पोलराइजेशन या आयन डिफॉर्मेशन। तो जो पोलराइजेशन है इसके मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए हैं पीडीएफ फॉर्म में, और साथ मैंने आपको एक वाइट पेज शीट के ऊपर इसकी जो बेसिक है वो समझाने के लिए इसकी की लिख के दी है आपको। तो जो व्हाइट पेज है उससे हम स्टार्ट करेंगे, आपने उसके ऊपर जरा नजर रखनी है, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ साथ के ये आयन डिफॉर्मेशन या पोलराइजेशन क्या क्या है। तो साथ यानी व्हाट्सएप आप देख लें, और व्हाट्सएप के ऊपर जो पहली आपको मैंने शीट भेजी है, बिल्कुल व्हाइट शीट जो है जिसके ऊपर पोलराइजेशन लिखा है शुरू में, वो देखें। तो पोलराइजेशन का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे पोल बनना, पोल्स कहाँ बनते हैं, जहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे होते हैं। तो पोलराइजेशन को समझने के लिए वो ये कहता है कि जब एक कैटाइन एक एनाइन के पास आता है, तो जो कैटाइन का पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ पुल करता है यानी अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन जो है ये उसके यानी एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में एक डिफॉर्मेशन क्रिएट करती है, और जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था जो स्फेरिकल शेप में था वो बाद में एलिप्टिकल सी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है अट्रैक्ट करके यानी पुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयन में एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है। इसको हम कहते हैं आयन डिफॉर्मेशन या पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का हमें पता चल गया कि पोलराइजेशन जो है वो एक्चुअली नेगेटिव आयन के अंदर डिफॉर्मेशन है। दूसरा हमने ये भी हमें इसके अंदर यानी ये भी देखना है कि जो नेगेटिव आयन यानी एन आयन का जो न्यूक्लियस था उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी कैटाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन ये वाला जो पुल है, ये वाली जो डिफॉर्मेशन है ये बहुत ही कम होगी, क्योंकि कैटाइन छोटा होता है और एनाइन बड़ा होता है। तो इस जो पुल को यानी कारगर लाने के लिए हमें उसका साइज छोटा चाहिए था एनाइन का, और कैटाइन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए थे, तो फिर ही वो उसको प्रॉपर पुल कर सकता है। लेकिन चूंकि कैटाइन के ऊपर पहले ही उसका यानी रेडियस भी कम है, प्लस उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कैटाइन है, इलेक्ट्रॉन पहले ही उसमें से निकल चुका है, तो इसलिए ये वाला जो पुल है जो कि नेगेटिव आयन कैटाइन के ऊपर जो लगाएगा ये नेग्लिजिबल सा होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिक पोलराइजेशन जो है या आयन डिफॉर्मेशन है वो मेन किस फैक्टर के ऊपर करती है इन्हसार, वो कैटाइन के पुल के ऊपर इन्हसार करती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर दूसरे फैक्टर को इग्नोर करके यही पढ़ना है कि कैटाइन जो है वो एनाइन के ऊपर कितना ज्यादा पुल लगाता है और फिर कितनी ज्यादा आयन डिफॉर्मेशन होती है। ठीक है भाई, समझ आ रही है?
यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, फिर इस शीट के ऊपर आप देखें कि हमने देखा कि पहला जो लाइन लगी हुई है उसके बाद नंबर 1 लिखा हुआ है, वो है अब हमने यानी फैक्टर्स पढ़ने हैं, ऐसे फैक्टर जिसके ऊपर पोलराइजेशन जो है इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है। तो जिसमें से पहला फैक्टर जो मेनली इफेक्ट करता है इसके ऊपर वो है चार्ज ऑन कैटाइन, यानी किसी भी कैटाइन के ऊपर कितना चार्ज है इसके ऊपर डिपेंड करेगी पोलराइजेशन। अब सिंपल बात है, चार्ज अगर कम होगा तो कम अट्रैक्शन करेगा, कम पुल करेगा एनाइन को, ज्यादा चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनाइन को ज्यादा खींचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर चार्ज मींस मोर पोलराइजेशन। ठीक है, आगे मैंने उसको एरो में एक की सी बना के लिखा हुआ है कि आप देखें मोर चार्ज है, इसका मतलब है मोर पोलराइजेशन है। फिर मोर पोलराइजेशन का मतलब यहाँ आपने समझना है कि ज्यादा पोलराइजेशन होगी तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। फिर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जब हो तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, फिर आयनिक कैरेक्टर कम हो तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। अब ये वाली की आपने याद रखनी है, ये ऊपर वाला फैक्टर चेंज होना है, बाकी थ्रू आउट यही चलनी है। यानी पहला वर्ड छोड़ के कि मोर चार्ज को छोड़ के बाकी सब का सब जो है वो नीचे इसी तरह रिपीट होना है। यानी आपने याद रखना है कि ज्यादा पोलराइजेशन हो तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, और ऑब्वियसली कोवेलेंट ज्यादा हो तो आयनिक कम हो जाता है, और आयनिक कम हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ज्यादा पोलराइजेशन होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कैसे होगा? सर आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है ना, जब पोलराइजेशन बढ़ेगी तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और इसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। आयनिक कैरेक्टर कैसे कम हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं शेडिंग के लिए सर। हाँ, शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी वो जो आप चार्ज शो कर रहे हो कि चार्ज बढ़ गया है, उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ गए हैं जो शेयर कर सकते हैं। यानी आपके पास फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, 3 ग्रुप्स में से पहला ग्रुप जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाता था वो। सेकंड जो है वो भी आयनिक बॉन्ड बनाता है। थर्ड वाला जो है वो मोर और लेस कोवेलेंट आयनिक मिक्स बनाता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप प्योरली आयनिक बनाता है। इसका मतलब है क्योंकि वो एक अकेला ही ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ट्रांसफर हो जाता है तो आयनिक बनता है। ठीक है, फिर 2 ट्रांसफर हो सकते हैं तो 2 वहां पर भी आयनिक, और थर्ड के ऊपर जाकर वो क्या होगा, इवन इफ अगर कोई एलिमेंट आयनिक भी बना रहा है, इन दैट केस भी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका मतलब 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं उसके अंदर, और वो 3 पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्या करेंगे, पुल करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा, जिसकी वजह से उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, तो फिर यानी हमें पता लग गया कि फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाएगा कम आयनिक कैरेक्टर की वजह से। अच्छा, फिर नेक्स्ट है साइज ऑफ कैटाइन। अब जब कैटाइन का साइज जो है वो स्मॉल हो सकता है या लार्ज हो सकता है, ठीक है, बिगर साइज हो सकता है। तो स्मॉलर साइज अगर है तो इसका मतलब है स्मॉलर साइज का मतलब है कि उसके इर्द गिर्द शेल्स कम है। जब शेल्स कम होंगे तो इसका मतलब है कि कैटाइन जो है वो पुल ज्यादा कर सकता है एनाइन को। तो फिर बाकी सारा वही, यानी अगर कम साइज होगा तो ज्यादा पोलराइजेशन होगी, ज्यादा पोलराइजेशन से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, फिर लेस आयनिक कैरेक्टर होगा।
और फिर लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। तो ये भी हमें पता लग गया। अब इसकी एग्जांपल्स हैं। बेसिकली एग्जांपल्स किस तरह है कि अगर आप फर्स्ट फैक्टर देखते हैं कि चार्ज ऑन कैटाइन है, तो चार्ज ऑन कैटाइन की तरफ आप ग्रुप 1 से ग्रुप 3 की तरफ मूव करना शुरू कर दें तो चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो एट द एंड रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? रिजल्ट निकलना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो कम होने चाहिए। फर्स्ट के, फिर सेकंड का उससे ज्यादा होना चाहिए, फिर थर्ड का उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी चार्ज ऑन कैटाइन जो है अगर कम है तो यानी सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा से मुराद ये है कि यानी एक दफा फिर इसको सुन लो इन केस शायद मैंने उल्टा बोल दिया, कि सोडियम सबसे ज्यादा यानी फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर का कंपाउंड बनाएगा। तो इसलिए वहां पर चार्ज कम था। चार्ज कम होने का मतलब है मोर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अगर चार्ज ज्यादा होगा जैसे ग्रुप 3 में है तो उसका मतलब है कि लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ग्रुप 1 जो था उसके एलिमेंट्स ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, फिर 2 के उससे कम रखते हैं, फिर 3 के उससे कम रखते हैं। अच्छा, तो ये मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर फर्क पड़ गया। यानी ग्रुप 1 से आगे की तरफ मूव करते जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते जा रहे हैं। फिर इसी तरह साइज ऑफ द कैटाइन है। साइज जो है वो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो जब साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमने ये कहा कि कम साइज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। तो साइज जब नीचे की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएगा यानी सबसे ऊपर वाला बेरिलियम मैग्नीशियम या लिथियम सोडियम। सर जी? जब चार्ज ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होंगे? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चार्ज ज्यादा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा। नहीं, आप सर चार्ज वो की बात कर मतलब रही हो? पहले आपने चार्ज की बताया ना कि चार्ज ज्यादा होगा तो फिर उसके हिसाब से आपने हाँ मेल्टिंग जी। बॉइलिंग पॉइंट को बताया। तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होंगे? बच्चे, चार्ज ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, शीट के ऊपर देखो जरा दोबारा। ठीक है, शीट के ऊपर आप देखो एंड पर लिखा है कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। चार्ज ज्यादा जो है वो एल्यूमिनियम वाली साइड पे होगा ना ग्रुप 3 में। तो फिर इसका मतलब है कि ग्रुप 3 जो है उसका ज्यादा चार्ज है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सोडियम क्लोराइड से कम होगा। नहीं सर, वो असल में मैं ये सोच रही थी कि जब चार्ज ज्यादा होगा तो वो न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा नहीं हो जाएगी उसके ऊपर? बच्चे, वही मैंने बताया है कि जब चार्ज ज्यादा होगा ना तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर नहीं बढ़ता। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर तो तब बढ़ता है जब कंप्लीट ट्रांसफरेंस पॉसिबल हो। यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आराम से छोड़ सकता है। ठीक है, जी सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, मैंने ये कहा कि पहला ग्रुप जो है वो आराम से इलेक्ट्रॉन को यानी रिलीज कर सकता है, छोड़ सकता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए अब देखो जिस तरह इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं किसी भी पीरियड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं ना। ठीक है, शेल नहीं बढ़ता लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, चार्ज बढ़ता जाता है। तो वो चार्ज बढ़ने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस छोड़ता भी नहीं है और दूसरी तरफ जाने
भी ऑब्वियसली फिर कम देगा, तो फिर इसका मतलब है आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो सोडियम का जो क्लोराइड है वो मोर आयनिक है एल्यूमिनियम के क्लोराइड से, तो जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सोडियम का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या एल्यूमिनियम का? सोडियम का सर। सोडियम। तो फिर सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो फिर यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर कम चूंकि एल्यूमिनियम का है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी एल्यूमिनियम का कम होगा सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, यस सर। आपने बस ये ध्यान में रखना है पॉइंट कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, चार्ज भी बढ़ रहा है। तो जब चार्ज बढ़ रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं, जब अपने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा तो फिर आयनिक कैरेक्टर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि जिस एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी ज्यादा है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, वो ही आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मेनली वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है साइज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ कैटाइन से मुराद ये है कि कैटाइन का साइज छोटा था तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप में उनका साइज कम होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें पता है कि लेसर साइज हो तो मोर पोलराइजेशन होगी। ठीक है, और एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? लेस मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि अगर हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इसकी तरफ आते हैं तो फिर बेरिलियम जो है सबसे ऊपर वाला, उसके क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम या ज्यादा? अगर कॉलम में नीचे आए तो बेरिलियम का साइज छोटा है तो बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नीचे जब हम जाएंगे कॉलम में। सर इसको उल्ट नहीं होगा जिस जिस तरह ये बता रही हैं। कॉलम में जब हम नीचे आएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इंक्रीज ही होगा क्योंकि साइज बड़ा है। ठीक है, मोर पोलराइजेशन का मतलब है कि लेस आयनिक और लेस मेल्टिंग पॉइंट, यानी बेरिलियम का जो साइज है वो सबसे कम है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। यस सर। ठीक है, अभी समझ आ गई है कि नहीं? यस सर। तो फिर इस वजह से बेरिलियम जो है वो उसका लाइक 405 डिग्री है। ठीक है, और मैग्नीशियम का 712, फिर कैल्शियम का 772, तो ये बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने सिंपल ये फॉलो करना है कि किसका आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। सिंपली अगर आप ये फॉलो कर लो तो आपको समझ आ जाएगी। आयनिक कैरेक्टर जो है वो सबसे लेफ्ट पीरियड में सबसे लेफ्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब है पहले ग्रुप का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर दूसरी बात, ये टॉप टू बॉटम जो है वो क्या करेगा? इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ठीक है, नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो रिमूव करता जाएगा आसानी से। जितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो बेरिलियम आसानी से छोड़ सकता है या बेरियम आसानी से छोड़ सकता है? बेरिलियम। हाँ जी, बेरिलियम। सर बेरियम। हाँ बच्चे, अब मैं क्या करूं, आपको एफएससी तो मैं दोबारा पढ़ा नहीं सकता।
भाई जितना साइज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से रिमूव हो जाएगा ना, बेरियम ज्यादा आसानी से छोड़ेगा। शेल कम होंगे तो उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। लेफ्ट से राइट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। इसको बैठ के आप बाद में देखना दोबारा, पहले अपनी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको दोबारा क्लियर करें, उसके बाद इस शीट पे गौर करेंगे तो फिर आपको जिसको नहीं समझ आई उसको समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर पॉइंट 3 जो है वो है साइज ऑफ द कैटाइन और एनाइन। तो इसमें हमने ये देखना है कि ये फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है पोलराइजेशन को। तो हमारे पास हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, दो कैटाइंस ले लेते हैं। एक है यानी जो सूडो कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसे कहते हैं कि अगर हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो जो लास्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि काइंड ऑफ इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है, लेकिन चूंकि ये इसकी होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से आती है, तो इसको हम सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया सोडियम में से, तो हमारे पास जो सोडियम का कैटाइन बना उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इसी तरह हमने कॉपर लिया, कॉपर के जो है लास्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो हमारे पास जो है लास्ट शेल बना 3s2 3p और 3p6 और 3d10, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो कहता है इन दोनों का जो है वो रेडियस भी तकरीबन एक जितना है इन दोनों कैटाइंस का, ठीक है। तो रेडियस भी एक जितना है, चार्ज भी इनके ऊपर एक जितना है, यानी सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चीजें यानी ऊपर वाले दोनों फैक्टर इन इसके लिए तकरीबन सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में से एक जो है वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करता है, दूसरा कम पोलराइजेशन शो करता है। तो इसकी क्या रीजन है? तो वो रीजन अब हमने समझनी है कि सोडियम के अंदर चूंकि यहाँ पर 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉपर के अंदर 29 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि सोडियम के 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव को खींच रहे हैं, लेकिन कॉपर के 29 पॉजिटिव 28 नेगेटिव को पुल कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन फिर भी सोडियम जो है वो कम पुल कर रहा है और कॉपर जो है वो ज्यादा पुल कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि ज्यादा पुल जो है वो कॉपर कर रहा है। तो उसकी पहली रीजन ये है कि s और p इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ज्यादा शील्डिंग शो करते हैं, d इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कम शील्डिंग शो करते हैं। इस वजह से d इलेक्ट्रॉन्स चूंकि सोडियम में तो है नहीं, कॉपर के अंदर d इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो d इलेक्ट्रॉन्स कम शील्डिंग शो करेंगे। इसका मतलब है कि कॉपर का जो न्यूक्लियस है वो कम शील्डिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पुल ज्यादा लगा रहा होगा अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो हमें यहाँ पर जो एक बात पहली हमने देखी वो ये है कि कॉपर का न्यूक्लियस d इलेक्ट्रॉन्स की कम शील्डिंग की वजह से अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा पुल लगाता है, और इसी तरह जब क्यूपरस आयन के पास कोई एनाइन आएगा तो उसके ऊपर भी ज्यादा पुल लगाएगा। तो इस पुल लगाने की वजह से क्या होगा, ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा कौन, क्यूपरस आयन। और फिर ज्यादा पोलराइजेशन का मतलब है ज्यादा कोवेलेंट,
लेस आयनिक और लेस मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है क्यूप्रस आयन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेसर होगा सोडियम आयन के, जो भी यानी उसके साथ बनाएगा सॉल्ट उसके मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, यानी क्यूप्रस क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से क्यूप्रस क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सोडियम क्लोराइड से कम होगा। ठीक है, अभी समझ आ गई इस बात की? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। तो बाकी फिर ये सिंपल एक बात है कि डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कम क्यों होती है? डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कम इस वजह से होती है क्योंकि सबसे ज्यादा दूर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप सोर्स ऑफ लाइट के करीब जाके 1 इंच की भी कोई चीज रख दोगे तो एक बड़ा शेडो बनाता है। ठीक है, जितना आप दूर जाके सोर्स ऑफ लाइट से वो 1 इंच की कोई शीट रखोगे तो उतना छोटा शेडो बनाएगा। इसका मतलब है कि जितना क्लोज होगी कोई भी चीज उतनी शील्डिंग क्या करेगी? ज्यादा करेगी। इस वजह से एस और पी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शील्ड करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम शील्ड करते हैं। सेकंड जो इसमें रीजन है कि एस जो है वो स्फेरिकल शेप्ड का होता है, तो स्फेरिकल एक स्फीयर जब करीब पड़ा होगा तो सबसे ज्यादा एरिया भी वही घेरेगा। तो फिर खैर वो मतलब डीप बातें हैं तो इतनी ज्यादा डीप नहीं है, आपको जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने बता दिया है कि एस और पी की जो शील्डिंग है वो ज्यादा क्यों होती है डी इलेक्ट्रॉन से, जिसमें सबसे मेजर फैक्टर है उनका करीब होना। अच्छा, तो हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इफेक्ट करती है पोलराइजेशन के ऊपर और मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, ये तीनों में से आपको फैक्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ एप्लीकेशंस अलग से भी आ सकती हैं, लेकिन मेनली आपको इकट्ठा क्वेश्चन आता है तकरीबन 15 मार्क्स का, जिसमें से हमने पहले इसको फजान्स रूल्स पढ़ लिए हैं और पोलराइजेशन के जो रूल्स हैं ये तीन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं। आगे हमने इसकी एप्लीकेशंस देखनी है, तो सिर्फ आपको फजान्स रूल्स भी आ सकते हैं, तो फिर आपने सिर्फ यही लिखने हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है आप, और इसमें से सिर्फ एक भी आ सकता है, वो सिर्फ आपको हो सकता है 7 या 8 मार्क्स का सिर्फ यही दे दे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन कैसे इफेक्ट करती है पोलराइजेशन को। ठीक है, तो फिर आपने पहले 2 फैक्टर्स भी नहीं लिखने, तीसरा लिखना है सिर्फ जो भी आपको बताया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है जी इसकी एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस को समझने के लिए सबसे पहले पोलराइजेशन को एक सिंपली एक फॉर्मूले के अंदर चेंज कर दिया है, और पोलराइजेशन को वो कहता है, अगर हम फाई से शो कर दें, फाई, ठीक है, सिंबल जो फाई होता है, फाई इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन। यानी चार्ज और रेडियस पे डिपेंड करता था मेनली, तो हमने चार्ज को ऊपर ले लिया, रेडियस को नीचे ले लिया। तो इसका मतलब है कि चार्ज ज्यादा होगा, तो पहले भी हमें पता है कि हमने पढ़ा है कि चार्ज ज्यादा होने से पोलराइजेशन ज्यादा होगी, साइज कम होने से भी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला इसी तरह बनेगा कि पोलराइजेशन यानी फाई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक हो गया। अब इस आंसर क्या निकल आया? फाई का ज्यादा का मतलब ये है कि जितना ज्यादा फाई होगा उतनी ज्यादा हमारे पास पोलराइजेशन की वैल्यू निकल आएगी, और ज्यादा पोलराइजेशन की वैल्यू निकालने से हमें बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि यानी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, लेस आयनिक होगा। तो फिर अब हम इसको 1 बाय 1 इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। तो पहली सर, ये पोलराइजेशन वैल्यू निकालने वाली बात दोबारा रिपीट करें प्लीज। क्या पूछ रहे हो आप? पोलराइजेशन वैल्यू सर जो आपने अभी बताया है। हाँ जी, उसको क्या करना है? इसकी समझ नहीं है सर, दोबारा एक्सप्लेन कर दें तो।
बच्चे मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, आप कह रहे हो पोलराइजेशन की समझ नहीं आई, फिर आपको समझ क्या आया आप पिछले आधे घंटे सर जी पौने घंटे के अंदर? सर जी जो आपने अभी पोलराइजेशन वैल्यू वाला बताया ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। बच्चे ये मैंने आपको बताया कि ये एक फॉर्मूला है कि फाई इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटाइन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। फाई का मतलब है पोलराइजेशन और ये इक्वल है किसके? चार्ज ऑन कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटाइन। अब आप देखो ना, ये फॉर्मूला ज्यादा तब बन सकता है जब ऊपर वो वैल्यू रखोगे जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नीचे वो रखोगे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो हमने चार्ज ऊपर रख दिया फॉर्मूले में। ठीक है, और नीचे जो साइज है वो कम होना चाहिए, तो हमने इसलिए रेडियस को क्या किया? नीचे रखा कि कम होगा तो अपने आप फाई की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चे। आपने बड़ी वैल्यू लानी हो तो क्या करते हैं? ऊपर बड़ी होनी चाहिए, नीचे छोटी होनी चाहिए, ऐसे ही करते हैं ना? यस सर। इसको बैठ के आराम से, अगर नहीं भी समझ आई तो इसको बैठ के आराम से फॉर्मूले को देखना, आपको नोट्स भेजिए हैं मैंने उसके अंदर। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी अगर अभी भी नहीं आई तो। सिंपल, आप फिलहाल आप इतना ध्यान में रख लो कि फाई का मतलब है पोलराइजेशन। ठीक है, अब सारी बात सिर्फ इसी के ऊपर चलनी है बेसिकली कि फाई की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, बस यही बातें हमने डिस्कस करनी है, ज्यादा या कम। ठीक है, इसको ध्यान में रख के द डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक कंपाउंड कहता है, पहली एप्लीकेशन है कि कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। तो यही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये एप्लीकेशन हम सारा का सारा हमने समझने के लिए पहले पढ़ी ही ये थी, तो पहली एप्लीकेशन तो यही हो गई, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो उसको अलहदा से भी हम लिख सकते हैं। और कोवेलेंट कैरेक्टर को चूंकि हमने सबसे पहले पढ़ा है कि पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो पहली एप्लीकेशन क्या हो गई कि कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। सेकंड एप्लीकेशन है टेंडेंसी ऑफ अ कैटाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, फिर वो कहता है कि लार्जर वैल्यू होगी फाई की, यानी अगर पोलराइजेशन ज्यादा हो। ठीक है, किसी भी कैटाइन में पोलराइजेशन अगर ज्यादा है तो वो टेंडेंसी ज्यादा रखेगा कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। ठीक है, चार्जेस ज्यादा क्रिएट होंगे तो कॉम्प्लेक्स बनने की उसके अंदर एबिलिटी ज्यादा होगी। फिर टेंडेंसी ऑफ अ कैटाइन टुवर्ड्स सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन हो रही है तो सॉल्वेशन के अंदर कहता है द लार्जर वैल्यू ऑफ फाई फॉर अ कैटाइन द ग्रेटर इज इट्स टेंडेंसी टुवर्ड्स सॉल्वेशन। अब जितनी फाई की वैल्यू ज्यादा यानी पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो उतना वो सॉल्वेशन की तरफ वो आइन चला जाएगा। और इस सॉल्वेशन के अंदर हमें आइंस नजर आएंगे, जैसे लिथियम के आइंस हैं, चूंकि सबसे ऊपर हैं इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाएगा, यानी अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लगा लेगा। ठीक है, और किसी लिथियम के क्लोराइड के साथ 2 वाटर लगे होंगे, ठीक है, क्लोरेट के साथ 3 लगे होंगे, तो ये इसके सॉल्ट्स के साथ सॉल्वेशन बढ़ती जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा लगाना शुरू हो जाएगा। फिर ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स में कहता है जितनी वैल्यू फाई की ज्यादा होगी तो हम थे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के ऊपर। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में वो ये कहता है कि जितनी यानी मेटल की फाई वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमने पढ़ा है कि पोलराइजेशन करेगा। तो मेटल आयन अब डिफरेंट लग सकते हैं आपके ऑक्साइड्स के साथ, जिसमें यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है सोडियम और मैग्नीशियम की। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देगा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑक्साइड देगा। ठीक है, अगर उससे ऑक्साइड बन रहा है तो वो कोवेलेंट टाइप ऑक्साइड होगा।
यानी ज्यादा। फिर सिंपल वो कहता है इन्हीं ऑक्साइड्स के लिए आप इन्हीं मेटल आयंस की 5 वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू होगी लेस देन 2.2, दूसरी वैल्यू होगी बिटवीन 2.2 टू 3.2 और तीसरी होगी अबव या ग्रेटर देन 3.2। 3 वैल्यूज स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आई और ये 3 वैल्यूज शो करती हैं कि जिसकी लेस देन 2.2 होगी ऐसा वाला ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होगा, जिसकी बिटवीन 2.2 एंड 3.2 होगी वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और जिसकी वैल्यू 3.2 से अबव है वो एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसने इनकी वैल्यूज को कैटेगराइज कर दिया कि हमारे पास ये इस तरह के इस वैल्यू से बनेंगे, यानी बेसिक से लेके एसिडिक तक। फिर नेक्स्ट है कि जो कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो आपके पास कोई कार्बोनेट, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो वो कहता है कि थर्मल स्टेबिलिटी से यहाँ ये मुराद है कि कार्बोनेट्स को अगर हीट किया जाए तो वो ब्रेकअप हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, किसके अंदर एक मेटल ऑक्साइड बना देते हैं और 7 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। ठीक है, यानी जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो वो क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और 7 कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर टूट जाएगा अगर आप कार्बोनेट्स को हीट करेंगे। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हायर वैल्यू होगी किसी भी मेटल की, वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा है कि हायर वैल्यू 5 से मुराद है हायर पोलराइजेशन। तो जिस मेटल की जोन सा भी है, जिस मेटल की हायर 5 वैल्यू है वो हायर पोलराइजेशन शो कर रहा है, और मोर पोलराइजेशन शो करने से वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर पुल ज्यादा लगा रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन चार्जेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा ज्यादा ताकत के साथ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन एटम है वो इसकी तरफ खिंचा चलाएगा, और जो एक्स्ट्रा जो स्पीशी बन सकती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो टूट के अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, हायर वैल्यू ऑफ 5 के ऊपर। फिर है जी एनहाइड्रस हैलाइड्स, के एनहाइड्रस हैलाइड्स जो हैं उनके अंदर हमें क्या, यानी इसका इस वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है। तो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगर हम ले लें तो हमारे पास वैल्यू आती है लाइक अगर वो वैल्यू 2.2 से कम हो तो ऐसा हैलाइड आयनिक होगा, और अगर 2.2 से ज्यादा हो तो ऐसा हैलाइड जो है वो कोवेलेंट होगा। तो जो हैलाइड आयनिक होगा, आयनिक कंपाउंड ज्यादा क्या करते हैं, कंडक्टर या कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो ऐसे हैलाइड्स जो हैं वो कंडक्टर्स होंगे, जबकि दूसरे हैलाइड्स जिनकी 2.2 से वैल्यू ऊपर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेने से, तो वो जो हैं वो नॉन कंडक्टर्स होंगे। फिर है डायगोनल रिलेशनशिप की थोड़ी सी इसमें बताई हुई है। तो उसमें ये है कि जैसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कैटाइंस अगर आप देखें तो इनके अंदर वैल्यू क्लोज है 5 की, तो 5 वैल्यू क्लोज होने की वजह से इनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगी। लेकिन वो कहता है ये कोई बहुत यानी वैलिड किस्म की मिसाल नहीं है, बस हमें चंद ही जो है एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको कोई बहुत वैलिड मिसाल नहीं लेते। तो साथ उसने ये भी बता दिया है, यानी ये जो डायगोनल रिलेशनशिप वाली बात है ये कोई बहुत वैलिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, और एट द एंड जो है आपके पास आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। वो वही है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा पोलराइजेशन होगी, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और फिर सोलेबिलिटी है, तो सोलेबिलिटी भी जो है वो कहता है डिपेंड करती है विद द इंक्रीज ऑफ पोलराइजेशन,
the solubility of the compound decreases. जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतनी जो solubility है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और फिर साथ आपने एक ये भी बात याद रखनी है कि जो कैटाइंस हैं, एनाइंस जो हैं, इनके ऊपर आपने अभी तक उस तरह गौर हमने अभी तक नहीं किया जैसे कैटाइंस पे किया है। भाई जिस तरह कैटाइन जो है वो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पुल करता है, तो जो एनाइन होता है वो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, ठीक है, उसका उतना ज्यादा क्लाउड दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एनाइन का जो है कैटाइन से उलट है। कैटाइन छोटा होना चाहिए था, एनाइन जो है वो बड़ा होना चाहिए। कैटाइन का साइज जो है वो कम होना चाहिए और एनाइन का साइज जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तो फिर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर इसी तरह आपके पास अगर एक फ्लोराइड हो और एक साथ ऑक्सीजन हो, तो फ्लोराइड जो है आयन ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा या ऑक्सीजन ज्यादा शो करेगा? लेकिन याद रखना है कि फ्लोराइड के ऊपर जो है वो चार्ज 1 है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डबल है। आवाज आ गई है? यस सर। तो फिर क्वेश्चन नहीं समझ आया या आंसर नहीं समझ आ रहा आपको? सर क्वेश्चन एक दफा रिपीट कर दो। देखो हमने पढ़ा था ना कि कैटाइन जो है उस पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक Yes, है, sir. तो फिर वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। दूसरा क्या पढ़ा था कि कैटाइन का साइज स्मॉलर होना चाहिए, फिर वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। तो इसी तरह जब कैटाइन का साइज स्मॉलर होगा तो एनाइन का साइज बड़ा होना चाहिए, तो वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा ना। यस, एनाइन का साइज बड़ा होना चाहिए। हाँ, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो दे सकता है, दूसरी साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो फिर पोलराइजेशन का जो है एनाइन के लिए उलट है कैटाइन से, कि वो जितना बड़ा होगा साइज में उतना ही वो अपना शिफ्ट कर सकता है टुवर्ड्स कैटाइन। फिर मैं ये पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन है आपके पास और सल्फर है, दो आपके पास एनाइंस हैं, ऑक्सीजन ज्यादा पोलराइजेशन करेगा या सल्फर? सल्फर। सल्फर। ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन किस तरह करेगा? सर उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं आ गया? नहीं, दोनों पे सेम ग्रुप में है तो दोनों पे नेगेटिव ही होगा 2। सर सल्फर का साइज ज्यादा होगा इस वजह से। हाँ, क्योंकि वो डाउन द ऑक्सीजन का ग्रुप कम है होगा। इसलिए सल्फर बड़ा होगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। लेकिन अब बताओ ऑक्सीजन ज्यादा करेगा या फ्लोरीन? ऑक्सीजन सर। क्यों? सर उस पे डबल नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं क्लोरीन। बिल्कुल, 2 के फ्लोराइड, जो फ्लोराइड आयन होगा वो बड़ा होगा साइज में, लेकिन चार्जेस जो हैं चूंकि डबल हो गए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन पे, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर उससे जो है बाजी ले जाएगा, ठीक है, और ज्यादा ऑक्सीजन शो करेगा। लेकिन अगर फ्लोरीन और क्लोरीन यानी फ्लोराइड क्लोराइड में देखें तो फिर कौन सा ज्यादा करेगा? क्लोराइड। क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड साइज में बड़ा होगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप जो है वो साइज बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी है, तो कहता है जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, तो ये बच्चे फिर आपका तकरीबन 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अब तक पूरा हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल, ठीक है। सर सिलेबस में तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड है।
तो मैं भी यही बता रहा हूँ बच्चे, सर आपने 3 इलेक्ट्रॉन बोला। मैंने बच्चे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का है। सर आपने सिलेबस में 4 आप बच्चे, मैं भी वही कह रहा हूँ, आप 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर कह रही हो, मैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, मैं बाद वाला पहले कह रहा हूँ, पहले वाला बाद में कह रहा हूँ, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। सेंटर 4 हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो है, मैं आपको पहले इसके नोट्स जो हैं वो सेंड कर दूं।
हाँ भाई, नोट्स आपको भेज दिए हैं। अब हमने इसको देखना है कि यानी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हमें जो कॉमनली मिलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यानी कोई भी जैसे बेरिलियम क्लोराइड हो गया, मीथेन हो गया, इसमें कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ लगा है, तो 2 सेंटर हैं यानी 2 एटम्स हैं। सेंटर का मतलब बेसिकली एटम है। आवाज आ रही है ना भाई? जी सर, आ रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कार्बन जो है एक सेंटर है, हाइड्रोजन दूसरा सेंटर है। इसी तरह कार्बन एक सेंटर है और सेकंड वाला हाइड्रोजन जो मीथेन में होगा वो दूसरा सेंटर है। तो इसका मतलब है कि मेनली जो हम मोस्टली देखते हैं वो क्या होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल देखते हैं कि जिसमें 2 ही सेंटर होते हैं। एक सेंटर जो है कार्बन है, उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा सेंटर हाइड्रोजन है, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग से क्या बन जाता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। फिर इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड है, BeCl2। तो बेरिलियम जो है वो एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा एक क्लोरीन के साथ। तो इसका मतलब है जो ये वाला एक बॉन्ड बनेगा ये क्या होगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फिर दूसरी साइड से जो क्लोरीन के साथ करेगा वो भी एक एक होगा, एक क्लोरीन का होगा, एक बेरिलियम का होगा। तो यहाँ भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल बनाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड में क्या था कि सेंटर 3 थे और इलेक्ट्रॉन 2 थे। ठीक है, डाइबोरेन की जिसमें हमने मिसाल पढ़ी थी उसमें क्या था, बोरोन 1 बीच में हाइड्रोजन लगा होता था और तीसरी साइड पे फिर बोरोन 2 लगा होता था। तो वो क्या था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें सेंटर 3 थे लेकिन इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी थी, तो इलेक्ट्रॉन 2 थे। अब जो हमने पढ़ना है वो है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, यानी सेंटर 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बीच में हमें मिलता है। सेंटर 3 है और इलेक्ट्रॉन 4 है। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के लिए वो कहता है सबसे पहले जो हमने कैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर ये मिलता है, हमें ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलता है जिनके अंदर एंगल्स या तो 90 के होते हैं या 180 के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम एक और चीज हमने देखी कि 90 एंगल और 180 एंगल यूजुअली वहां पर पाया जाना चाहिए जहां पर p ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो ज्यादा हमें p ऑर्बिटल वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर या कंपाउंड्स के अंदर ये बॉन्ड देखने को मिलता है। और कहता है इसके अंदर d ऑर्बिटल जो इन्वॉल्वमेंट है वो तकरीबन नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यानी p ऑर्बिटल वाले जो हैं वही मेनली इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। अब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन हमने देख रहे हैं। सबसे पहली मिसाल जो पेज नंबर 1 के ऊपर दी हुई है नीचे बॉटम में, वो देखें आप, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड की SeF4 की एग्जांपल दी हुई। और वो कहता है कि सेलेनियम की जो है, हमें सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, यानी इसमें 34 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 34 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि 4s एंड 4p के अंदर जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 4s में 2 हो गए, 4p के अंदर टोटल 4 हैं, जिसका मतलब है कि px जो है उसके अंदर 2 आ गए, py और pz के अंदर 1 लिखा गया। अब वो कहता है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर 2 हैं, यानी जो हुंड्स रूल के मुताबिक अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर सिंगल जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो 2 हैं, जिसमें से 2 फ्लोराइड उनको आराम से लग सकते हैं। यानी एक फ्लोरीन एटम जो है वो एक के साथ लग गया pz वाले के साथ, दूसरा py के साथ लग गया। तो कहता है लेकिन कंपाउंड में 4 हमें फ्लोराइड मिलते हैं या 4 फ्लोरीन एटम्स मिलते हैं। तो ये 4 फिर कैसे यहाँ पर लग सकते हैं, तो उसके लिए वो ये कहता है कि जो px है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों के साथ एज सच ये जैसे एक सिंगली शेयर कर लेता है, तो एक ऊपर वाली साइड से लग जाएगा फ्लोरीन, एक नीचे लग जाएगा। तो यहां पर अब आप गौर करें कि ये जो यहाँ बॉन्ड बना है ये
इसमें 3 सेंटर्स हैं, यानी सबसे ऊपर फ्लोरीन है, सेंटर में सेलेनियम है और सबसे नीचे फिर फ्लोरीन है। तो इसका मतलब है एटम 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? एक फ्लोरीन का ऊपर वाले का, 2 जो हैं वो सेलेनियम के, और उसके बाद चौथा जो है वो दोबारा नीचे वाले फ्लोरीन का। तो इसका मतलब है कि ऐसा बॉन्ड हमें मिला कि जिसके अंदर सेंटर यानी एटम 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो 4 पे है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो है कहलाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी के ऊपर बेसिस है कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल। तो ये भी तकरीबन आपको क्वेश्चन 10 से 12 तक 12.5 तक का आ जाता होता है। तो फिर इसके अंदर मजीद आपने एग्जांपल्स देनी है, डिपेंड करता है कि आपका ये कितने का आया। अगर 5 का आता है तो आप बस मैक्सिमम 2 मिसालें दे के आप इसको खत्म करें। अगर इससे ज्यादा का आता है तो फिर ऑब्वियसली आपने ज्यादा जो है वो करना है। अच्छा, तो अच्छा फिर आपने ये किया कि आपने नेक्स्ट जो इसकी मिसाल है वो आपने देखी कि आपके पास ClF3 की मिसाल है। ठीक है, ClF3 के अंदर 3s के अंदर 2 हैं क्लोरीन में, चूंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसका मतलब है 3s में 2 आएंगे और 3p के अंदर 5 आएंगे। अब 5 आने का मतलब है कि 2 2 4 और 1 के साथ तो सीधा फ्लोरीन वैसे लग गया, और बाकी जो y वाले 2 होंगे उसके साथ उसी तरह 2 फ्लोरीन लग जाएंगे ऊपर और नीचे, और ये आपके पास एक 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसी तरह IF5 है, यानी आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर अवेलेबल 1 था। यहां पर इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखना है कि 2 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले हम एक एक देख रहे हैं, इसमें 2 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और है, वो ये है कि जो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ये बेसिकली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से लेंथ में ज्यादा होता है। ठीक है, और इसी तरह जितना शॉर्टर बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो इसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये रिलेटिवली वीकर बॉन्ड भी होगा एज कंपेयर टू 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड की जो टाइप है वो बेसिकली कोवेलेंट टाइप ही है दोनों की, उसकी भी शेयरिंग के साथ है, इसकी भी शेयरिंग के साथ है। तो इस वजह से कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो लेंथ में ज्यादा होता है। ठीक है भाई बच्चों, मैंने अभी तक जोहर की नहीं पढ़ी और टाइम बिल्कुल एंड आ गया, तो बाकी फिर आप इसको देख लेना, तो फिर टाइम काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन है। अच्छा, अब नमाज का टाइम 2 मिनट रह गए हैं, आप इसको लिख के कर लेना, मैं फिर आपको बाद में बता देता हूँ। ठीक है, ओके।